द किंग ऑफ बिजनेस पार्ट 1। मुंबई की रात हमेशा की तरह खूबसूरत थी। समुद्र के ऊपर फैली हल्की धुंध, आसमान में चमकती इमारतों की रोशनी और मरीन ड्राइव पर दौड़ती गाड़ियों की कतार किसी फिल्म के दृश्य जैसी लग रही थी। लेकिन शहर के सबसे महंगे इलाके में बनी एक 52 मंजिला इमारत के अंदर उस वक्त किसी को भी इस खूबसूरत रात की परवाह नहीं थी। इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने विशाल बोर्डरूम में लगभग 20 लोग बैठे थे। महंगे सूट, हाथों में फाइलें, टेबल पर रखे लैपटॉप और कमरे में छाए ऐसी खामोशी जिसमें किसी की सांस तक साफ सुनाई दे रही थी। कमरे की सबसे बड़ी स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, राजवीर ग्रुप, भारत की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों में से एक। रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया और पिछले 10 सालों में देश के कई बड़े कारोबारों को अपने अंदर समेट चुकी थी। लेकिन उस रात कंपनी के बोर्डरूम में एक ऐसा फैसला होने वाला था जो सिर्फ राजवीर ग्रुप का भविष्य नहीं बदलने वाला था, बल्कि उस आदमी की जिंदगी भी बदलने वाला था जिसके नाम से देश के बड़े बड़े कारोबारी डरते थे। दरवाजा खुला, पूरे कमरे की निगाहें दरवाजे की तरफ घूम गईं। एक आदमी अंदर आया, काला सूट, सफ़ेद शर्ट, बिना किसी टाई के, चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखों में अजीब सी ठंडक। उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में बैठे हर इंसान को उसकी मौजूदगी का एहसास करवा रहा हो। वह सीधे टेबल के सामने रखी अपनी कुर्सी तक गया, कुर्सी खींची, बैठा और बिना किसी को देखे बोला, मीटिंग शुरू कीजिए। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन कमरे में बैठे हर व्यक्ति ने साफ सुना। वह आदमी था आर्यन राजवीर, उम्र 32 साल, राजवीर ग्रुप का सीईओ, देश के सबसे कम उम्र के अरबपति 100 में से एक, और उसके बारे में बिजनेस की दुनिया में एक बात मशहूर थी, आर्यन राजवीर किसी को दूसरा मौका नहीं देता था। उसके सामने बैठे सीएफओ ने अपनी फाइल खोली। सर, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स। आर्यन ने हाथ उठा दिया। रिजल्ट्स मुझे पता हैं। सीएफओ चुप हो गया। आर्यन ने टेबल पर बैठे सभी लोगों को एक एक करके देखा। मुझे रिजल्ट्स पर बात नहीं करनी। उसने सामने रखी एक फाइल उठाई, फाइल टेबल पर रखी। मुझे ये जानना है कि पिछले 6 महीने से हमारी कंपनी के अंदर से जानकारी बाहर कौन भेज रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आर्यन की नज़रें उन पर टिक गईं। 6 महीने, उसने धीरे से कहा, 6 महीने से हमारी कॉन्फिडेंशियल डील्स की जानकारी हमारे कंपेटिटर्स तक पहुंच रही है। वह कुर्सी से थोड़ा पीछे हुआ। 3 एक्विजिशन डील्स हमारे हाथ से निकल चुकी हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा। 4 बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा रोक दिया। फिर उसने सामने बैठे एक डायरेक्टर की ओर देखा। और पिछले महीने हमारी कंपनी के अंदर से एक ऐसी फाइल लीक हुई जिसकी वजह से हमें लगभग 800 करोड़ का नुकसान हुआ। डायरेक्टर ने घबराकर कहा, आर्यन, हो सकता है ये किसी एक्सटर्नल हैकर का काम हो। आर्यन मुस्कुराया, बहुत हल्की मुस्कान। अगर हैकर होता। वह कुछ सेकंड रुका, तो मुझे इतनी जल्दी पता नहीं चलता कि फाइल किस कंप्यूटर से निकली है। डायरेक्टर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला और टेबल पर रख दिया। इसमें पूरा रिकॉर्ड है। उसने कहा, किसने कौन सी फाइल खोली, किसने डाउनलोड की, किसने फॉरवर्ड की और किसने उसके पैसे लिए। कमरे में बैठे लोगों के चेहरे बदलने लगे। आर्यन ने पेन ड्राइव के पास उंगली रखी। लेकिन मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा। सीएफओ ने हैरानी से पूछा, क्यों सर? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि जिसने ये किया है। उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। वो अकेला नहीं है। उसी वक्त बोर्डरूम का दरवाज़ा फिर खुला। एक लड़की तेजी से अंदर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी, चेहरे पर घबराहट थी। सर, आर्यन ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? लड़की ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। सर, अभी अभी लीगल डिपार्टमेंट से ये आया है। आर्यन ने फाइल खोली। पहला पन्ना देखते ही उसकी आंखों का भाव बदल गया। पहली बार उसके चेहरे पर हैरानी दिखाई दी। उसने अगला पन्ना पलटा, फिर तीसरा, फिर चौथा। कमरे में बैठे लोग आर्यन को देख रहे थे। कुछ सेकंड बाद आर्यन ने फाइल बंद कर दी। सब लोग बाहर जाए। सीएफओ ने पूछा, सर? मैंने कहा, बाहर। कुछ ही सेकंड में पूरा बोर्डरूम खाली हो गया। दरवाज़ा बंद हुआ। अब कमरे में सिर्फ आर्यन और वह लड़की थी। लड़की ने धीरे से पूछा, सर, क्या हुआ? आर्यन ने फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। तुमने इसे पढ़ा? जी। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? लड़की ने सिर हिलाया। जी। आर्यन कुर्सी से उठा। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे मुंबई की रोशनियां चमक रही थीं, लेकिन उसकी नज़रें शहर पर नहीं थीं। वह कहीं बहुत दूर देख रहा था। उस फाइल में सिर्फ एक नाम था, एक ऐसा नाम जिसे आर्यन पिछले 12 सालों से भूलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इंसान कुछ चीज़ों को जितना भूलना चाहता है, वक्त उन्हें उतनी ही ताकत से वापस उसके सामने ला खड़ा करता है। फाइल पर लिखा था, राजवीर ग्रुप ओरिजिनल ओनर क्लेम, और नीचे एक नाम था, विक्रम राजवीर, आर्यन के पिता। वह आदमी जिसकी मौत को 12 साल हो चुके थे, जिसकी मौत को एक एक्सीडेंट बताया गया था,
जिसके बाद आर्यन ने अपने परिवार का पूरा कारोबार संभाला था। लेकिन अब किसी ने अदालत में दावा किया था कि राजवीर ग्रुप की असली विरासत आर्यन की नहीं थी। और सबसे खतरनाक बात, दावा करने वाला व्यक्ति खुद को विक्रम राजवीर का कानूनी उत्तराधिकारी बता रहा था। आर्यन ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में 12 साल पुरानी एक रात घूम गई। बारिश, एक काली कार, सड़क पर टूटा हुआ शीशा, पुलिस की गाड़ियां और उसकी मां की चीख। विक्रम। आर्यन ने आंखें खोल दीं। उसने पीछे मुड़कर लड़की से पूछा, ये केस किसने फाइल किया? नाम अभी कंफर्म नहीं है सर। कंफर्म करो। जी। और आर्यन कुछ पल चुप रहा। पापा की पुरानी सारी फाइल्स मेरे घर से ऑफिस में मंगवाओ। लड़की चौंकी। लेकिन सर, आपने तो कहा था कि वो फाइल्स कभी। मैंने अपना फैसला बदल दिया है। जी सर। लड़की जाने लगी। आर्यन ने उसे रोक दिया। 1 मिनट। वह उसकी तरफ मुड़ा। इस बारे में किसी को मत बताना। जी, किसी को भी नहीं। जी सर। लड़की बाहर चली गई। आर्यन फिर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड बाद उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर था। उसने कॉल उठाए। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर एक आदमी की आवाज आई। 12 साल पहले तुम्हारे पिता को मरना पड़ा था। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। कौन बोल रहा है? तुम्हें लगता है वो एक्सीडेंट था? आर्यन चुप रहा। आवाज फिर आई। अगर सच जानना है तो कल रात 11 बजे। कुछ सेकंड रुककर वह आदमी बोला, पुराने मिल वाले वेयरहाउस में आना। कॉल कट गई। आर्यन ने फोन नीचे किया। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके अंदर तूफान उठ चुका था। 12 साल तक उसने अपने पिता की मौत को एक हादसा माना था, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे सीधे कहा था वो एक्सीडेंट नहीं था। आर्यन ने अपने फ़ोन में एक नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने कहा, कबीर। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ, कल रात मेरे साथ चलना। कहाँ? आर्यन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, उस जगह। वह रुका जहाँ से मेरे पिता की मौत का सच शुरू हुआ था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह राजवीर ग्रुप का मुख्यालय। सुबह के 9 बजते ही कंपनी की लॉबी कर्मचारियों से भर गई। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन रिसेप्शन के सामने एक लड़की लगभग 10 मिनट से खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। साधारण कपड़े, कंधे तक खुले बाल, आंखों में आत्मविश्वास। वह रिसेप्शनिस्ट से कुछ कह रही थी। मुझे आर्यन राजवीर से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, अपॉइंटमेंट? नहीं, तो आप बिना अपॉइंटमेंट के सीईओ से नहीं मिल सकती। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, उन्हें बस मेरा नाम बता दीजिए। नाम? मीरा शर्मा। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर में नाम देखने की कोशिश की। कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। सॉरी माम। मीरा ने कुछ पल सोचा, फिर उसने अपना फ़ोन निकाला। एक नंबर डायल किया। उधर से कॉल उठते ही उसने कहा, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। कुछ सेकंड सुनने के बाद वह मुस्कुराए। ठीक है। उसने फ़ोन काट दिया। तभी सामने से सिक्योरिटी हेड आया। मैडम, आप चलिए मेरे साथ। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? सीईओ के ऑफिस में। वह हल्का सा मुस्कुराए। लगता है उन्होंने मेरा नाम सुन लिया। सिक्योरिटी हेड कुछ नहीं बोला। मीरा उसके साथ लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए। उसने अपने बैग की जिप खोली। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में 3 लोग थे, एक आदमी, एक महिला और एक छोटा बच्चा। मीरा ने तस्वीर को देखा। उसकी आंखों में कुछ बदल गया। उसने धीरे से कहा, अब सच सामने आएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीईओ ऑफिस। आर्यन अपने डेस्क पर बैठा था। सामने कई फाइलें थीं। वह एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था। तभी दरवाजा खुला। कबीर अंदर आया। कबीर मल्होत्रा, आर्यन का सबसे भरोसेमंद दोस्त, उसका लीगल एडवाइज़र और उन गिने चुने लोगों में से एक जो आर्यन से बिना डरे बहस कर सकता था। आर्यन, हाँ, मैंने कल वाली फाइल चेक की। आर्यन ने नज़रें उठाईं। क्या मिला? कबीर ने एक फाइल टेबल पर रखी। तुम्हारे पिता की डेथ वाली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। आर्यन कुछ सेकंड फाइल को देखता रहा। 12 साल बाद इसे क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि कुछ ठीक नहीं है। आर्यन ने फाइल खोली। कबीर ने कहा, एक्सीडेंट रिपोर्ट के मुताबिक कार का ब्रेक फेल हुआ था। हाँ, लेकिन मैंने ओरिजिनल मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट निकाली। आर्यन की उंगलियां रुक गईं और कबीर ने उसकी तरफ देखा। ब्रेक फेल नहीं हुआ था। कमरे में खामोशी छा गई। आर्यन ने धीरे से पूछा, तो ब्रेक लाइन काटी गई थी? आर्यन की आंखें ठंडी हो गईं। किसने? यही पता करना है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। एक असिस्टेंट ने अंदर आकर कहा, सर, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। नाम? मीरा शर्मा। आर्यन का चेहरा तुरंत बदल गया। कबीर ने गौर किया, तुम उसे जानते हो? आर्यन ने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद बोला, उसे अंदर भेजो। दरवाजा खुला। मीरा अंदर आई। आर्यन ने उसे देखा। मीरा ने भी आर्यन को देखा। दोनों के बीच कुछ सेकंड तक कोई शब्द नहीं बोला गया। फिर मीरा ने कहा, मिस्टर राजवीर। आर्यन ने ठंडी आवाज में पूछा, आप कौन हैं?
मीरा ने अपने बैग से वही पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर टेबल पर रख दी। आर्यन की नज़र तस्वीर पर गई। उसकी सांस जैसे एक पल के लिए रुक गई। तस्वीर में उसके पिता थे, उसकी माँ थी और एक बच्चा। आर्यन ने तस्वीर उठाई। ये कहाँ मिली? मीरा ने कहा, मेरे पिता के सामान में। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पिता का नाम? मीरा ने धीरे से जवाब दिया, समर शर्मा। कबीर तुरंत खड़ा हो गया। आर्यन के हाथ से तस्वीर लगभग छूट गई। समर शर्मा, वही नाम जो उसके पिता की पुरानी डायरी में दर्ज था, वही नाम जिसे उसने बचपन में कई बार सुना था। और फिर अचानक 12 साल पहले वह आदमी भी गायब हो गया था। आर्यन ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मीरा की आंखों में पहली बार कठोरता दिखाई दी। अपने पिता की मौत का सच जानने। आर्यन ने कहा, तुम्हारे पिता की मौत? जी। उनकी मौत कब हुई? उसी रात। मीरा कुछ पल रुकी, जिस रात आपके पिता की मौत हुई थी। कमरे की हवा जैसे जम गई। कबीर ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन की नज़रें मीरा पर थीं। तुम कहना क्या चाहती हो? मीरा ने धीरे से कहा, मेरे पिता और आपके पिता एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। आर्यन चुप रहा। वो दोनों मिलकर किसी बहुत बड़े राज की जांच कर रहे थे। किस राज की? मीरा ने जवाब देने से पहले कमरे का दरवाजा देखा। फिर धीमी आवाज में बोली, राजवीर ग्रुप के अंदर छिपे उस आदमी की। वह रुक गई। आर्यन आगे झुका। कौन आदमी? मीरा ने कहा, जिसने आपके पिता को मरवाया। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। नाम बताओ। मीरा ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। आर्यन की आंखों में गुस्सा आ गया। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मीरा ने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली। चाबी टेबल पर रख दी। क्योंकि मेरे पिता ने मरने से पहले मुझे ये दी थी। आर्यन ने चाबी उठाई। उस पर एक नंबर खुदा था, 17। मीरा बोली, उन्होंने कहा था कि अगर कभी वो वापस न आए तो मैं ये चाबी आर्यन राजवीर को दूं। आर्यन ने चाबी को घूरते हुए पूछा, इससे क्या खुलता है? मीरा ने कहा, मुझे नहीं पता। कबीर ने चाबी को देखा, फिर बोला, लेकिन हम पता लगा सकते हैं। आर्यन ने सिर उठाया। नहीं। कबीर चौंका। आर्यन ने चाबी अपनी जेब में रख ली। हम नहीं। उसने मीरा की तरफ देखा। मैं पता लगाऊंगा। मीरा ने पूछा, अकेले? आर्यन कुर्सी से उठा। नहीं। उसकी नज़रें अब बेहद कठोर थीं। उस आदमी के साथ। वह कबीर की तरफ मुड़ा, जो मेरे पिता की मौत का सच जानने के लिए 12 साल से इंतजार कर रहा था। कबीर ने हल्की मुस्कान दी। तो फिर खेल शुरू? आर्यन ने जवाब दिया, खेल नहीं कबीर। उसने खिड़की के बाहर देखा। इस बार हिसाब होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात के 10:47। पुराना मिल एरिया, मुंबई के बाहरी हिस्से में सालों से बंद पड़ी एक फैक्ट्री। चारों तरफ अंधेरा, टूटी दीवारें, जंग लगी मशीनें और हवा में उड़ती धूल। एक काली एसयूवी धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। गाड़ी से आर्यन उतरा, उसके पीछे कबीर। दोनों ने चारों तरफ देखा। कबीर ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। आर्यन ने अपनी घड़ी देखी। 10:58। 2 मिनट बाकी हैं। 11 बजने में कुछ सेकंड थे। अचानक फैक्ट्री के अंदर से आवाज आई। आर्यन। दोनों तुरंत सतर्क हो गए। आवाज अंधेरे से आई थी। आर्यन आगे बढ़ा। सामने आओ। एक आदमी धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। चेहरा आधा छाया में था। आर्यन ने उसे देखा और अगले ही पल उसके कदम रुक गए। वह आदमी मुस्कुराया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। आर्यन ने उसे पहचान लिया। उसके चेहरे पर पहली बार असली गुस्सा दिखाई दिया। तुम? कबीर ने तुरंत पूछा, कौन है ये? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। सामने खड़ा आदमी हंसा। 12 साल हो गए आर्यन। उसने कहा, तुम बड़े आदमी बन गए। आर्यन ने दांत भींचते हुए कहा, तुम जिंदा कैसे हो? आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे पिता को मरना था। कबीर आगे बढ़ा। आर्यन, कौन है ये? आदमी ने कबीर की तरफ देखा। तुम्हें भी नहीं पता? फिर उसने आर्यन की तरफ देखा। तुम्हें अपने पिता की मौत की पूरी कहानी कभी नहीं बताई गई। आर्यन ने कहा, किसने मारा उन्हें? आदमी ने अपनी जेब से एक फोटो निकाली। फोटो आर्यन की तरफ फेंकी। आर्यन ने फोटो उठाई। उसमें उसके पिता थे, उनके साथ एक और आदमी था। और उस आदमी को देखकर आर्यन की आंखें फैल गईं, क्योंकि वह आदमी उसका अपना चाचा था। आर्यन ने फोटो को मुट्ठी में दबा लिया। सामने खड़ा आदमी बोला, अब समझे? आर्यन ने धीरे से पूछा, मेरे चाचा ने पापा को क्यों मारा? आदमी ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता को पता चल गया था कि। वह अचानक रुक गया। दूर कहीं गोली चलने की आवाज आई। नहाए, कांच टूटने की आवाज। कबीर ने तुरंत आर्यन को नीचे खींच लिया। दूसरी गोली दीवार से टकराए। स्नाइपर, कबीर चिल्लाया। आर्यन ने तुरंत उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन वह गायब था। आर्यन ने चारों तरफ देखा। कहाँ गया? कबीर ने कहा, पहले यहाँ से निकलो। लेकिन तभी अंधेरे में एक और गोली चली। इस बार गोली आर्यन के बिल्कुल पास से निकली और दीवार पर जाकर लगी। आर्यन ने जमीन पर पड़ा एक कागज देखा। उसने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी,
अगर अपने पिता का सच जानना है तो अपने घर से शुरुआत करो। आर्यन ने कागज को देखा, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे पहली बार शक हुआ। शायद उसके पिता का कातिल बाहर नहीं था, शायद वह इतने सालों से उसी घर में रहता आया था, और अगर ये सच था तो उसका पूरा परिवार एक झूठ पर खड़ा था। उस रात आर्यन ने फैसला कर लिया, वह अपने पिता की मौत का सच खोजेगा, चाहे उस सच के रास्ते में उसका अपना परिवार क्यों न खड़ा हो। लेकिन आर्यन को ये नहीं पता था कि जिस रहस्य का दरवाजा उसने खोला है, उसके पीछे सिर्फ उसके पिता की हत्या का राज नहीं था, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें उसके पिता, उसकी माँ, उसका चाचा, मीरा के पिता और खुद आर्यन, सभी किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे। और सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि 12 साल पहले मर चुका समझा जाने वाला एक और इंसान उस रात मुंबई के एक अंधेरे कमरे में बैठा आर्यन की तस्वीर देख रहा था। उसने फ़ोन उठाया, वो चाबी आर्यन तक पहुंच गई। दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ। वह आदमी मुस्कुराया, अच्छा। अब उसने तस्वीर को टेबल पर रखा, अब उसे सच की तरफ जाने दो। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसने कहा, लेकिन ध्यान रखना। उसकी मुस्कान गायब हो गई। आर्यन को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। कॉल कट गया, कमरे में सन्नाटा छा गया, और दीवार पर लगी तस्वीर पर रोशनी पड़ी। तस्वीर में आर्यन की माँ मुस्कुरा रही थी, जिसे आर्यन 12 साल से मरा हुआ समझता था। वह जिंदा थी, और वह सब देख रही थी, आर्यन को, उसके परिवार को, और उस साम्राज्य को जिसके लिए 12 साल पहले कई लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। कहानी अभी शुरू हुई थी। रात के 12:47। पुरानी मिल से निकलने के बाद आर्यन की एसयूवी मुंबई की खाली सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। स्टीयरिंग पर कबीर था, पीछे की सीट पर आर्यन बिल्कुल शांत बैठा था। उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में उसके पिता विक्रम राजवीर खड़े थे, उनके बगल में उसका चाचा राघव राजवीर था, और तस्वीर के पीछे सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 17 अगस्त। आर्यन बार बार उस तारीख को देख रहा था। कबीर ने रियर व्यू मिरर में उसे देखा। कुछ बोलोगे? आर्यन चुप रहा। आर्यन, नहीं, तुम्हें अपने चाचा पर शक है। आर्यन ने कुछ देर बाद जवाब दिया, शक? उसने तस्वीर मुड़कर जेब में रख ली। मुझे किसी पर शक नहीं करना। कबीर ने भौहें सिकोड़ लीं। तो? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। मुझे सबूत चाहिए, और अगर सबूत राघव के खिलाफ हुआ। आर्यन की आंखें ठंडी हो गईं। तो वो मेरा चाचा नहीं रहेगा। कबीर कुछ नहीं बोला। गाड़ी आगे बढ़ती रही, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि उनके पीछे एक दूसरी काली कार काफी देर से उनका पीछा कर रही थी। कार के अंदर बैठे आदमी ने फोन निकाला। वो वापस जा रहे हैं। फोन पर आवाज आए, आर्यन के पास क्या है? तस्वीर। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज आई, तस्वीर उसे नहीं मिलनी चाहिए थी। अब क्या करें? दूसरी तरफ से जवाब आया, उसे घर पहुंचने दो, और फिर उसके घर में जो होना है। आवाज कुछ पल रुकी, वो होने दो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह के 6:10 बजे। राजवीर हाउस, मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में से एक में बनी एक विशाल हवेली। सैकड़ों साल पुरानी नहीं थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी राजघराने का महल हो। लोहे का बड़ा गेट, लंबा ड्राइववे, दोनों तरफ पेड़, बीच में फव्वारा, और सामने संगमरमर से बना विशाल मुख्य दरवाजा। आर्यन की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वह गाड़ी से उतरा, घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुलते ही एक बुजुर्ग नौकर ने सिर झुकाया। साहब, आर्यन ने पूछा, चाचा कहाँ हैं? साहब अभी सो रहे हैं। माँ? नौकर की आंखें एक पल के लिए झुक गईं। आर्यन रुक गया। उसकी माँ का नाम घर में कोई नहीं लेता था, क्योंकि 12 साल पहले उसे बताया गया था कि उसकी माँ की भी उसी हादसे में मौत हो गई थी। क्या हुआ? नौकर ने जल्दी से कहा। कुछ नहीं साहब। आर्यन आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी नज़र उस नौकर पर टिकी रही। उसे लगा कुछ छिपाया जा रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्यन अपने कमरे में पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया, फिर अपनी जेब से चाबी निकाली, वही चाबी जिस पर नंबर 17 लिखा था। उसने उसे टेबल पर रखा। काफी देर तक उसे देखता रहा। 17, उसने धीरे से कहा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसके पिता के पुराने स्टडी रूम में एक पुरानी अलमारी थी, जिसे बचपन में उसने कई बार देखा था। उस अलमारी पर भी एक छोटा सा पीतल का नंबर लगा था, 17। आर्यन तुरंत कमरे से बाहर निकला, सीधे पिता के पुराने स्टडी की तरफ गया। दरवाजे पर धूल जमी थी। 12 साल से उस कमरे को लगभग बंद ही रखा गया था। उसने चाबी लगाई, दरवाजा खुल गया। अंदर पुराने कागजों और लकड़ी की गंध थी। दीवारों पर कुछ तस्वीरें थीं, उसके पिता की, कंपनी के पुराने अवार्ड्स, कुछ बिजनेस सर्टिफिकेट्स। आर्यन धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। उसकी नज़र उस अलमारी पर पड़ी। वही नंबर 17। उसने चाबी ताले में डाली। चाबी घूम गई, लेकिन अलमारी खुली नहीं। आर्यन ने जोर लगाया, कुछ नहीं हुआ। उसने ध्यान से देखा, ताला खुल चुका था,
लेकिन अलमारी अंदर से किसी मैकेनिज्म से बंद थी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन मुड़ा। दरवाजे पर राघव राजवीर खड़ा था। उसका चाचा, उम्र लगभग 55 साल, महंगा सूट, सफ़ेद बाल, चेहरे पर हमेशा रहने वाली शांत मुस्कान। लेकिन आज उसकी आंखों में डर था। आर्यन ने पूछा, इस अलमारी के अंदर क्या है? राघव ने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं। तो फिर बंद क्यों है? पुरानी चीजें हैं, मैं खोलना चाहता हूँ। राघव कुछ कदम आगे बढ़ा। आर्यन, क्या? कुछ चीजें जितनी पुरानी होती हैं। वह रुक गया। उन्हें वहीं रहने देना बेहतर होता है। आर्यन उसकी आंखों में देखने लगा। आप मुझे धमका रहे हैं? राघव मुस्कुराया, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। किससे? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन उसके करीब गया। पापा की मौत से। राघव का चेहरा अचानक बदल गया। विक्रम का नाम इस घर में मत लेना। आर्यन चौंका। क्यों? राघव ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी। आर्यन की आंखें फैल गईं। तो आपको क्या पता है? राघव पीछे हट गया। बहुत कुछ। तो बताइए। अभी नहीं। कब? राघव ने कहा, जब तुम सच सुनने के लिए तैयार हो जाओगे। आर्यन हंस पड़ा, मैं 12 साल से तैयार हूँ। राघव उसकी तरफ देखने लगा। फिर अचानक उसने कहा, नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी भी अपनी माँ के बारे में सच नहीं पता। आर्यन जैसे पत्थर बन गया। मेरी माँ? राघव ने दरवाजे की तरफ देखा। इस कमरे में दोबारा मत आना। वह मुड़ा। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। चाचा। राघव रुक गया। आर्यन ने कहा, अगर मेरी माँ के बारे में कुछ जानते हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। तो अभी बताइए। राघव ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में अजीब सी तकलीफ दिखाई दी। फिर उसने कहा, तुम्हारी माँ मरी नहीं थी। आर्यन का हाथ ढीला पड़ गया। राघव कमरे से बाहर चला गया। आर्यन वहीं खड़ा रह गया। उसके कानों में सिर्फ एक वाक्य गूंज रहा था, तुम्हारी माँ मरी नहीं थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी वक्त शहर के दूसरे हिस्से में मीरा शर्मा एक छोटे से अपार्टमेंट में बैठी थी। उसके सामने पुराने दस्तावेज फैले थे। एक डायरी, कुछ तस्वीरें, एक पुरानी घड़ी और एक एनवलप। उसने एनवलप खोला। अंदर एक हैंडरिटन लेटर था। उसने पढ़ना शुरू किया। मीरा, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं वापस नहीं आया। मुझ पर भरोसा मत करना, खासकर उस आदमी पर नहीं जो खुद को तुम्हारे पिता का दोस्त बताए। विक्रम पर भरोसा करना, लेकिन उसके बेटे पर नहीं, क्योंकि आर्यन को सच्चाई कभी नहीं बताई गई। मीरा की आंखें रुक गईं। उसने खत फिर पढ़ा, और सबसे जरूरी बात, अगर कभी आर्यन तुमसे उसकी माँ के बारे में पूछे। मीरा ने पन्ना पलटा। अगली लाइन देखकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे बताना कि उसकी माँ ने अपने बेटे को छोड़कर नहीं भागी थी। मीरा कुर्सी से उठ गई। तो फिर? उसने खुद से कहा, उन्हें किसने अलग किया? तभी उसका फ़ोन बजा। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाए। हेलो। कुछ सेकंड कोई आवाज़ नहीं। फिर एक महिला की आवाज़ आई, बहुत धीमी, मीरा। मीरा का चेहरा बदल गया। कौन? तुम मुझे नहीं जानती, तो मेरा नाम कैसे जानती हैं? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता को जानती थी। मीरा की सांस रुक गई। आप कौन हैं? जिस आदमी को तुम ढूंढ रही हो। महिला ने कहा, वो तुम्हें भी ढूंढ रहा है। कौन? कॉल कट गई। मीरा ने तुरंत नंबर पर वापस कॉल किया। नंबर स्विच्ड ऑफ। उसने फ़ोन टेबल पर रखा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजवीर ग्रुप। सुबह 9:30 बोर्ड मीटिंग। आर्यन कमरे में दाखिल हुआ। आज उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा कठोर था। राघव पहले से ही वहां बैठा था। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिलीं। कुछ सेकंड, फिर आर्यन अपनी सीट पर बैठ गया। सीएफओ ने प्रेजेंटेशन शुरू की। सर, हमारे सिंगापुर प्रोजेक्ट में। आर्यन ने बीच में रोक दिया। प्रोजेक्ट रोक दो। सभी चौंक गए। सर, सिंगापुर प्रोजेक्ट कैंसिल होगा, एक डायरेक्टर ने कहा। लेकिन सर, हमने उसमें लगभग 3000 करोड़। मुझे पता है। तो फिर? आर्यन ने स्क्रीन की तरफ देखा। जिस कंपनी के साथ हमने पार्टनरशिप की है। उसने फाइल खोली। उसके पिछले 3 साल के अकाउंट्स फेक हैं। कमरे में हलचल हुई। सीएफओ ने तुरंत कहा, इम्पॉसिबल सर। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। अगर इम्पॉसिबल है। उसने एक डॉक्यूमेंट टेबल पर रखा। तो इसे पढ़िए। सीएफओ ने डॉक्यूमेंट उठाया। उसका चेहरा बदल गया। आर्यन ने कहा, किसी ने हमारी कंपनी को अंदर से धोखा दिया है। फिर उसने कमरे में बैठे सभी लोगों को देखा। और मैं आज से हर एक व्यक्ति की बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा हूँ। राघव ने पहली बार कहा, आर्यन, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। आपको परेशानी है? नहीं। फिर ठीक है। मीटिंग खत्म होने वाली थी कि अचानक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। अर्जेंट लीगल नोटिस। कबीर ने उसे खोला। उसका चेहरा बदल गया। आर्यन, क्या? जिस आदमी ने ओनरशिप क्लेम किया है। वह रुक गया। उसका नाम मिल गया। कमरे में सभी शांत हो गए। आर्यन ने पूछा, कौन? कबीर ने स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी।
नाम देखकर आर्यन की आंखें फैल गईं। अर्जुन राजवीर। राघव अचानक अपनी सीट से उठ गया। नहीं। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। आप इसे जानते हैं? राघव चुप रहा। आर्यन ने दोबारा पूछा, कौन है अर्जुन राजवीर? राघव ने धीरे से कहा, तुम्हारा बड़ा भाई। कमरे में सन्नाटा। आर्यन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मेरे भाई? राघव की आंखें झुक गईं। हाँ। आर्यन की आवाज भारी हो गई। मेरे पिता का सिर्फ एक बेटा था। राघव ने कहा, तुम्हें यही बताया गया था? और सच? राघव ने आंखें बंद कर लीं। सच ये है कि विक्रम के 2 बेटे थे। आर्यन ने टेबल पर हाथ मारा। तो अर्जुन कहाँ था? राघव ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे जन्म से पहले। वह रुका। तुम्हारे पिता ने उसे दुनिया से छिपा दिया था। आर्यन ने कहा, क्यों? राघव ने जवाब नहीं दिया। आर्यन उसके पास गया। क्यों? राघव ने धीरे से कहा, क्योंकि अर्जुन को लेकर एक भविष्यवाणी की गई थी। कबीर ने हैरानी से पूछा, भविष्यवाणी? राघव ने कहा, जिस बेटे के हाथ में राजवीर साम्राज्य जाएगा। उसने आर्यन की तरफ देखा। वही दूसरा बेटा अपने भाई की मौत का कारण बनेगा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसने पूछा, अर्जुन जिंदा है? राघव ने सिर हिलाया। हाँ। और वो मेरी कंपनी क्यों चाहता है? राघव की आंखों में डर था। क्योंकि ये कंपनी, उसने कहा, असल में तुम्हारे पिता की नहीं थी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। तो किसकी थी? राघव ने जवाब देने से पहले दरवाजे की तरफ देखा। और उसी समय दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। लंबा कद, काला कोट, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को देखा, फिर सीधे आर्यन की तरफ बढ़ा। काफी साल हो गए छोटे भाई। आर्यन की आंखें उससे मिलीं। वह आदमी मुस्कुराया। मुझे उम्मीद थी कि हमारी मुलाकात अदालत में होगी। उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन यहाँ मिलना ज्यादा अच्छा है। आर्यन ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। तुम अर्जुन हो? आदमी ने मुस्कुराकर कहा। हाँ। आर्यन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, मेरे पिता ने तुम्हें क्यों छिपाया? अर्जुन की मुस्कान गायब हो गई। क्योंकि उन्हें डर था। किससे? अर्जुन उसके बिल्कुल करीब आया और बहुत धीमी आवाज में बोला, मुझसे नहीं। तो? अर्जुन ने कहा, तुमसे। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। अर्जुन ने उसके कान के पास झुककर कहा, तुम्हारे जन्म की रात। वह रुका। तुम्हारी माँ ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। झूठ। काश। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। वह दरवाजे की तरफ जाने लगा। आर्यन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन रुका, पीछे मुड़ा। तुम्हारा सीईओ पद नहीं। फिर? अर्जुन मुस्कुराया, मुझे वो चाहिए। उसने धीरे से कहा, जो तुम्हारे पिता ने मेरी माँ से चुराया था। आर्यन ने पूछा, क्या? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। वह चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, आज रात अपने पिता की स्टडी में अकेले मत जाना। आर्यन की आंखें दरवाजे पर टिक गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात 11:18। आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने पिता की पुरानी डायरी थी। उसने कई पन्ने पलटे। एक पन्ने पर अचानक एक वाक्य दिखाई दिया। स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन शब्द साफ थे। अगर आर्यन कभी ये डायरी पढ़े तो उसे मेरी आखिरी बात बताना, अर्जुन मेरा बेटा नहीं है। आर्यन की उंगलियां रुक गईं। क्या? उसने पन्ना दोबारा पढ़ा। फिर अगली लाइन, वो उस औरत का बेटा है जिसने हमारे परिवार को बर्बाद करने की कसम खाई थी। आर्यन ने डायरी बंद कर दी। उसी वक्त कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आर्यन तुरंत खड़ा हुआ। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर उसके पीछे से धीमी आवाज आई, तुम्हें बहुत देर लगी आर्यन। आर्यन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। खिड़की के पास एक महिला खड़ी थी, चेहरा आधा अंधेरे में, लेकिन उसकी आवाज। आर्यन उसे पहचान गया। उसकी माँ की आवाज। महिला आगे आई। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। आर्यन की सांस रुक गई। माँ। महिला की आंखों से आंसू निकल पड़े। हाँ बेटा। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। आप जिंदा थीं? महिला ने सिर हिलाया। हाँ। तो आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? उसकी आवाज टूट गई। महिला ने कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तो फिर? महिला ने कमरे का दरवाजा देखा। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रहती। वह रो पड़ी। तो तुम भी मर जाते। आर्यन ने पूछा, किससे बचा रही थी मुझे? महिला ने उसके हाथ पकड़ लिए। तुम्हारे पिता से। आर्यन पीछे हट गया। क्या? उसकी माँ ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे पिता वो आदमी नहीं थे जिन्हें तुम समझते रहे। तो कौन थे? महिला ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाई अर्जुन को नहीं छिपाया था। आर्यन की आंखें फैल गईं। फिर? महिला ने धीरे से कहा, अर्जुन को तुम्हारे पिता ने पैदा ही नहीं किया था। आर्यन स्तब्ध रह गया। फिर अर्जुन कौन है? महिला ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता के सबसे बड़े दुश्मन का बेटा। आर्यन ने पूछा, और वो दुश्मन कौन था? महिला ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर फुसफुसाई, राघव। आर्यन जम गया। चाचा। उसकी माँ ने सिर हिलाया। राघव तुम्हारे पिता का भाई नहीं था। तो? महिला ने कहा, वो तुम्हारे पिता का दुश्मन था।
अचानक बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। आर्यन ने दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन फर्श पर एक लिफाफा पड़ा था। आर्यन ने उसे उठाया। अंदर सिर्फ एक फोटो थी। फोटो में उसकी माँ, राघव और एक तीसरा आदमी। आर्यन ने तीसरे आदमी को देखा। उसका दिल जैसे रुक गया, क्योंकि वह आदमी वही था जिसे आर्यन ने 12 साल पहले अपने पिता के अंतिम संस्कार में देखा था, और जिसे उसने हमेशा अपना सबसे करीबी पारिवारिक दोस्त माना था। फोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारे परिवार में असली दुश्मन अभी तुम्हारे सामने नहीं आया है। आर्यन ने फोटो कसकर पकड़ ली। उसकी माँ ने कांपते हुए कहा, अब हमें यहाँ से जाना होगा। क्यों? महिला ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरे में एक लाल लेजर डॉट धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसने चीख कर कहा, नीचे झुको, नहाएं। कांच टूट गया। आर्यन ने अपनी माँ को जमीन पर खींच लिया। दूसरी गोली दीवार में लगी। कबीर का फोन उसी समय आर्यन के हाथ में बजा। आर्यन ने कॉल उठाए। कबीर की आवाज आई, आर्यन, तुम्हारे घर के बाहर कम से कम 6 आर्म्ड लोग हैं। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। कौन है? कबीर ने कहा, यही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर कुछ सेकंड बाद उसकी आवाज बदल गई। आर्यन, क्या? उनमें से एक आदमी को मैंने पहचान लिया। कौन? कबीर ने कहा, वो आदमी। एक लंबी खामोशी। तुम्हारे पिता का सबसे पुराना सिक्योरिटी चीफ था। आर्यन की आंखें फैल गईं। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन, हाँ, अब तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या? उसकी माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस घर में किसी पर भरोसा मत करना। और तभी घर की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं। नीचे से किसी आदमी की आवाज गूंजी, आर्यन राजवीर। आर्यन खिड़की के पास गया। नीचे मुख्य दरवाजे के सामने एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने ऊपर देखकर कहा, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। आर्यन ने पूछा, किस लिए? वह आदमी मुस्कुराया, अपनी माँ को हमारे हवाले करने के लिए। आर्यन की मुट्ठी बंध गई। और अगर मैंने मना कर दिया? उस आदमी ने बंदूक ऊपर उठाई। तो इस बार, उसने कहा, तुम्हारे पिता की तरह तुम्हारी कहानी भी खत्म हो जाएगी। आर्यन ने नीचे देखा, फिर अपनी माँ की तरफ। उसकी आंखों में डर था, लेकिन आर्यन के चेहरे पर अब सिर्फ एक चीज थी, गुस्सा। उसने धीरे से कहा, कबीर, फोन अभी भी कनेक्टेड था। हाँ, घर के सारे एग्जिट्स बंद करो। ऑलरेडी डूइंग इट। और आर्यन ने अपनी माँ को अपने पीछे कर लिया। आज रात कोई भी इस घर से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम शो हो। आर्यन ने खिड़की से नीचे देखा। बहुत। लेकिन आर्यन को नहीं पता था कि उसी वक्त उसके घर के अंदर ही कोई व्यक्ति छिपकर उनकी पूरी बातचीत सुन रहा था। उसने फोन पर सिर्फ एक संदेश भेजा, वो अपनी माँ के साथ है। जवाब आया, तो अब अगला कदम शुरू करो। उस आदमी ने धीरे से मुस्कुराया, और उसके हाथ में वही पुरानी चाबी थी। नंबर 17 जारी रहेगा। राजवीर हाउस के बाहर रात और भी गहरी हो चुकी थी, लेकिन उस रात उस घर के अंदर अंधेरे से ज्यादा खतरनाक था वह सच जो 12 साल से दीवारों के पीछे बंद था। आर्यन खिड़की के पास खड़ा था। उसकी माँ उसके पीछे थी। कबीर फोन पर लगातार किसी से बात कर रहा था। नीचे लगभग 6 हथियारबंद लोग मुख्य गेट के आसपास फैल चुके थे। उनके बीच खड़ा आदमी बार बार ऊपर की तरफ देख रहा था। आर्यन ने अपनी माँ की तरफ देखा। आपको पता है ये लोग कौन हैं? उसकी माँ ने सिर हिलाया। हाँ, कौन? वह कुछ पल चुप रही। तुम्हारे पिता के आदमी। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन पापा की मौत के बाद तो उनकी पूरी सिक्योरिटी टीम बदली गई थी। तो लेकिन जिन लोगों ने तुम्हारे पिता को मारने की योजना बनाई थी, उसकी माँ ने धीमे स्वर में कहा, उनमें से कुछ आज भी जिंदा हैं। आर्यन ने खिड़की से नीचे देखा। और वो लोग मुझे मारना चाहते हैं? नहीं, तो आपको? मुझे नहीं। उसकी माँ की आंखों में डर आ गया। उन्हें उस चीज की तलाश है जो मेरे पास है। आर्यन मुड़ा। क्या? उसकी माँ ने जवाब नहीं दिया। माँ, आर्यन, अभी सवाल पूछने का समय नहीं है। 12 साल तक आप गायब रहीं। मुझे लगा आप मर चुकी हैं। मेरे पिता की मौत का सच मुझे नहीं बताया गया। मेरा पूरा परिवार मुझसे झूठ बोलता रहा। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। और अब आप वापस आई हैं और कह रही हैं कि कोई चीज़ आपके पास है। उसकी माँ ने उसकी आंखों में देखा, क्योंकि अगर वो चीज़ गलत हाथों में चली गई, वह रुकी, तो सिर्फ राजवीर ग्रुप नहीं, पूरा देश हिल जाएगा। कबीर ने फ़ोन नीचे किया। आर्यन, दोनों उसकी तरफ मुड़े। क्या? हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कितना? 8 मिनट। आर्यन ने पूछा। बैकअप आ रहा है। कितने लोग? कबीर ने जवाब दिया, मेरे लोग नहीं तो मुंबई पुलिस की एक स्पेशल यूनिट। आर्यन ने उसे घूरकर देखा। पुलिस? हाँ। कबीर, अगर ये मामला उतना बड़ा है जितना हम सोच रहे हैं। मुझे पता है, कबीर ने कहा, इसीलिए पुलिस को इन्वॉल्व करना जरूरी है। आर्यन की माँ अचानक बोली। नहीं। कबीर ने उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि पुलिस में भी उनका आदमी है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आर्यन ने पूछा, आपको कैसे पता?
उसकी माँ ने कहा, क्योंकि 12 साल पहले जब तुम्हारे पिता की कार का ब्रेक काटा गया था। वह कुछ पल रुकी, तो पुलिस को कॉल करने वाला इंसान वही था जिसने ब्रेक काटे थे। कबीर के चेहरे पर गंभीरता आ गई। तो ऑफिशियल रिपोर्ट भी फेक थी? हाँ, और जिसने रिपोर्ट बदली? आर्यन ने बात पूरी की। वो पुलिस में था। उसकी माँ ने सिर हिलाया। आर्यन ने तुरंत फ़ोन निकाला। किसी को घर के अंदर आने मत देना। कबीर ने कहा, ऑलरेडी लॉक्ड डाउन। तभी नीचे जोरदार धमाका हुआ। घर का मुख्य गेट उड़ गया। आर्यन ने खिड़की से देखा। 2 गाड़ियां अंदर घुस चुकी थीं। सुरक्षा गार्ड भागते हुए पीछे हट रहे थे। हथियारबंद लोग घर की तरफ बढ़ने लगे। कबीर ने तुरंत अपनी जैकेट से हथियार निकाला। आर्यन ने उसे देखा। तुम बंदूक कब से रखने लगे? कबीर ने शांत स्वर में कहा, जब से मुझे पता चला कि तुम्हारे आसपास लॉयर से ज़्यादा गनमैन की ज़रूरत है। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। चलो। कहाँ? नीचे। तुम पागल हो, मेरी माँ को लेने आए हैं। उसने कहा, उन्हें खाली हाथ नहीं लौटने दूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नीचे मुख्य हॉल। घर के सारे दरवाजे बंद थे। सिक्योरिटी टीम पोजीशंस ले चुकी थी। अचानक बाहर से गोलियों की आवाज़ आने लगी। नहाएं, नहाएं, नहाएं। कांच टूटने लगा। नौकर भागकर पीछे के हिस्से में चले गए। आर्यन अपनी माँ और कबीर के साथ सीढ़ियों से नीचे आया। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा। आर्यन, मेरी बात सुनो। हाँ, अगर हालात खराब हों, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं। उसने सिर हिलाया। तुम्हें जाना होगा। कभी नहीं, तुम्हें जाना होगा। उसकी आवाज़ में ऐसी मजबूरी थी कि आर्यन कुछ पल शांत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ रहे, उसने कहा, तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। आर्यन ने कहा, तो मारने दो। उसकी माँ की आंखों से आंसू निकल आए। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। आर्यन रुक गया। मैं पापा जैसा नहीं हूँ। हो, उसने कहा, लेकिन तुम्हारे पिता में एक गलती थी। क्या? वो लोगों पर भरोसा करते थे। उसकी माँ ने कहा, तुम्हें वो गलती नहीं करनी। अचानक सामने का दरवाजा टूट गया। 4 लोग अंदर घुस आए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जवाबी कार्रवाई की। कुछ सेकंड के लिए हॉल में अफरा तफरी मच गई। कबीर ने आर्यन को पीछे किया। माँ को लेकर पीछे जाओ। आर्यन ने सिर हिलाया, लेकिन तभी सामने वाला आदमी चिल्लाया, आर्यन। आर्यन रुका। वही आदमी था जो कुछ मिनट पहले बाहर खड़ा था। उसने बंदूक नीचे कर दी। हमें लड़ना नहीं है, आर्यन ने कहा। तो फिर? हमें सिर्फ तुम्हारी माँ चाहिए। आर्यन हंसा। वो कोई सामान नहीं है जिसे तुम ले जा सको। आदमी ने कहा, तुम्हें नहीं पता वो कौन है? आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। वो मेरी माँ है। नहीं, आदमी ने कहा, वो उस कंपनी की आखिरी गवाह है। वह रुका, जिसने तुम्हारे पिता को खत्म किया। आर्यन ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ ने नजरें झुका लीं। आर्यन ने पूछा, कौन सी कंपनी? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, ब्लैकस्टोन। आर्यन का चेहरा बदल गया। ब्लैकस्टोन, ये नाम उसने कई बार अपने पिता की पुरानी फाइल्स में देखा था। एक ऐसी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका अस्तित्व आधिकारिक तौर पर कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में उसके बारे में कई अफवाहें थीं। कहा जाता था कि देश की कई बड़ी कंपनियों में उसका छिपा हुआ पैसा लगा था। आर्यन ने पूछा, ब्लैकस्टोन का राजवीर ग्रुप से क्या संबंध था? आदमी ने कहा, तुम्हारे पिता ने उनके साथ डील की थी। किस लिए? तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए। आर्यन ने माँ की तरफ देखा। सच? उसकी माँ ने धीरे से कहा। हाँ, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया, क्योंकि अगर तुम जानते। वह रुक गई। तो तुम भी उनकी नज़र में आ जाते। अचानक ऊपर से एक आवाज़ आई। कोई चिल्लाया, वो ऊपर है। सबने ऊपर देखा। हथियारबंद लोग तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़े। कबीर ने आर्यन को पीछे किया। हम निकलते हैं। कहाँ? बेसमेंट। आर्यन ने पूछा, हमारे घर में बेसमेंट है? कबीर ने कहा, तुम्हारे घर में बहुत कुछ है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ ही मिनटों बाद आर्यन, उसकी माँ और कबीर घर के नीचे बने एक पुराने तहखाने में पहुंच गए। कमरे की दीवारों पर पुराने लकड़ी के शेल्व्स थे, कुछ बॉक्सेस, पुराने डॉक्यूमेंट्स और एक बड़ा लोहे का दरवाजा। आर्यन ने पूछा, ये क्या है? उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे पिता का असली आर्काइव। आर्यन ने दरवाजा देखा। इसे कैसे खोलते हैं? उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पास वो चाबी है। आर्यन ने जेब से चाबी निकाली। नंबर 17। माँ ने चाबी देखते ही आंखें बंद कर लीं। ये चाबी तुम्हें किसने दी? मीरा शर्मा। उसकी माँ अचानक चौंक गई। मीरा? आप उसे जानती हैं? उसके पिता को जानती थी। समर शर्मा। माँ ने सिर हिलाया। समर तुम्हारे पिता का सबसे भरोसेमंद आदमी था। कबीर ने पूछा, फिर वो गायब कैसे हुआ? माँ ने कहा, क्योंकि उसने वो सच खोज लिया था जिसे खोजने की कीमत जिंदगी थी। आर्यन ने चाबी ताले में लगाए। क्लिक। दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था। कबीर ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। दीवारों पर डजन्स ऑफ फाइल्स, पुरानी हार्ड ड्राइव्स, कुछ बैंक डॉक्यूमेंट्स और एक बड़ा स्टील लॉकर। आर्यन धीरे धीरे अंदर गया।
टेबल पर एक एनवलप रखा था। उस पर लिखा था, मेरे बेटे आर्यन के लिए। आर्यन की सांस रुक गई। उसने एनवलप उठाया। उसकी माँ ने कहा, मत खोलो। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता ने जो कुछ लिखा था। वह बोली, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आर्यन ने कहा, मेरी जिंदगी पहले ही बदल चुकी है। उसने एनवलप खोला। अंदर एक लेटर था। उसने पढ़ना शुरू किया। आर्यन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। तुम्हारी माँ निर्दोष है। राघव पर कभी भरोसा मत करना। और अर्जुन। आर्यन रुका। उसकी आंखें आखिरी लाइन पर टिक गईं। अर्जुन को अपना भाई मत समझना। आर्यन ने पत्र नीचे किया। पापा को कैसे पता था? कबीर ने पूछा। क्या कि अर्जुन मेरे सामने आएगा? माँ ने धीरे से कहा, क्योंकि अर्जुन को तुम्हारे पिता ने खुद बनाया था। आर्यन उसकी तरफ मुड़ा। क्या मतलब? वो तुम्हारे पिता की सबसे बड़ी गलती था। माँ, साफ साफ बोलिए। उसकी माँ ने गहरी सांस ली। अर्जुन सिर्फ एक इंसान नहीं था। कबीर ने पूछा, तो वो एक पहचान थी। आर्यन कुछ समझ नहीं पाया। किसकी? माँ ने कहा, उस आदमी की। वह रुकी, जिसे दुनिया 12 साल पहले मर चुका मानती है। आर्यन के चेहरे पर तनाव आ गया। कौन? माँ ने स्टील लॉकर की तरफ देखा। वही आदमी, उसने धीरे से कहा, जिसके कारण तुम्हारे पिता और मेरे बीच सब कुछ खत्म हुआ। आर्यन ने पूछा, नाम? उसकी माँ ने जवाब देने से पहले दरवाजे की तरफ देखा। ऊपर से कदमों की आवाज़ आ रही थी। कोई बेसमेंट की तरफ आ रहा था। कबीर ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। आर्यन ने लॉकर की तरफ देखा। इसे खोलना होगा। उसकी माँ ने कहा, चाबी लगाओ। आर्यन ने नंबर 17 वाली चाबी लॉकर में लगाई। लेकिन इस बार ताला नहीं खुला। आर्यन ने जोर लगाया। कुछ नहीं हुआ। कबीर ने कहा, शायद दूसरी चाबी चाहिए। आर्यन ने पूछा, कहाँ है? उसकी माँ ने अपनी गर्दन से एक छोटा पेंडेंट उतारा। उसके अंदर एक माइक्रोस्कोप की छिपी थी। उसने चाबी आर्यन को दी। तुम्हारे पिता ने इसे मुझे दिया था। आर्यन ने दोनों चाबियां लगाईं। पहले 17, फिर छोटी चाबी। क्लिक, लॉकर खुल गया। अंदर एक ब्लैक फाइल थी। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट अर्जुन। आर्यन ने फाइल उठाई। पहला पन्ना पलटा। उसमें एक फोटो थी, एक छोटा बच्चा। उसके नीचे लिखा था, सब्जेक्ट A-17। आर्यन के हाथ कांप गए। ये। उसने दूसरी फोटो देखी, फिर तीसरी, और फिर एक मेडिकल रिपोर्ट। कबीर ने उसे पढ़ा। उसका चेहरा बदल गया। आर्यन, क्या ये बच्चा? क्या? कबीर ने धीरे से कहा, तुम्हारी उम्र का है? आर्यन ने पूछा। तो? कबीर ने रिपोर्ट की एक लाइन पर उंगली रखी। बर्थ डेट। वह रुका। ये तुम्हारी बर्थ डेट है। आर्यन ने रिपोर्ट अपने हाथ में ली। उसकी आंखें फैल गईं। उसमें लिखा था, सब्जेक्ट A-17, डेट ऑफ बर्थ द 14th of March, मदर अननोन, फादर विक्रम राजवीर। आर्यन पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? उसकी माँ रोने लगी। क्योंकि? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि क्या? माँ ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारा जन्म अकेले नहीं हुआ था। आर्यन स्तब्ध रह गया। तुम्हारा एक जुड़वां भाई था। कमरे में जैसे समय रुक गया। आर्यन ने धीरे से पूछा, तो अर्जुन? उसकी माँ ने सिर हिलाया। हाँ, वो मेरा, तुम्हारा जुड़वां भाई है। कबीर पीछे हट गया। आर्यन की नज़र फाइल पर थी, लेकिन तभी उसकी नज़र आखिरी पन्ने पर पड़ी। वहाँ लाल स्याही से सिर्फ एक शब्द लिखा था, डिसीज्ड। आर्यन ने कहा, अगर अर्जुन मेरा भाई है। उसने माँ की तरफ देखा। तो यहाँ उसे मृत क्यों लिखा है? उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा। तभी ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। बेसमेंट का दरवाजा टूट गया। कबीर ने तुरंत गोली चलाकर सामने वाले आदमी को रोक दिया। हमें अभी निकलना होगा। आर्यन ने फाइल अपने बैग में रखी। माँ का हाथ पकड़ा। तीनों बेसमेंट के दूसरे दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजा एक सुरंग में खुला। आर्यन ने हैरानी से पूछा, ये सुरंग कहाँ जाती है? माँ ने कहा, समुद्र तक। तीनों सुरंग में भागने लगे। पीछे से गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ दूर जाने के बाद आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में कोई आदमी उन्हें देख रहा था। उसने मोबाइल निकाला। वो निकल गए। फ़ोन पर आवाज़ आई, और फाइल उनके पास है। कुछ सेकंड खामोशी, फिर आवाज़ आई, ठीक है, क्या करें? दूसरी तरफ से जवाब आया, उन्हें जाने दो, लेकिन फाइल उन्हें सच तक ले जाएगी। कॉल कट गया। उस आदमी ने धीरे से अपना चेहरा रोशनी में लाया। वह राघव राजवीर था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब असली खेल शुरू होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समुद्र के किनारे बनी एक पुरानी छोटी इमारत। सुबह के 3:25। आर्यन, उसकी माँ और कबीर वहां पहुंचे। आर्यन ने दरवाजा बंद किया। उसने फाइल टेबल पर रखी। माँ एक कुर्सी पर बैठ गई। आर्यन उसके सामने खड़ा था। अब कोई झूठ नहीं। माँ ने सिर उठाया। पूछो, मेरे पिता कौन थे? तुम्हारे पिता विक्रम थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे? ब्लैकस्टोन से बचने की कोशिश। ब्लैकस्टोन क्या है?
माँ ने कहा, एक ऐसा फाइनेंशियल नेटवर्क जो कंपनियों को खरीदता नहीं। वह रुकी, उन्हें नियंत्रित करता है। और पापा, तुम्हारे पिता ने उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने उनके खिलाफ सबूत जमा किए। आर्यन ने पूछा, अर्जुन? माँ ने आंखें बंद कीं। अर्जुन को उन्होंने लीवरेज की तरह इस्तेमाल किया। आर्यन समझ नहीं पाया, कैसे? ब्लैकस्टोन के पास एक बच्चा था। कौन? तुम्हारा भाई। आर्यन के चेहरे पर दर्द उभरा। उन्होंने उसे चुराया था। नहीं, माँ ने धीरे से कहा, वो बच्चा जन्म से ही उनके हाथ में था। क्यों? क्योंकि उसने आर्यन की आंखों में देखा। उस बच्चे के डीएनए में वो चीज़ थी जो ब्लैकस्टोन को चाहिए थी। आर्यन ने पूछा, क्या? माँ ने जवाब देने से पहले फाइल खोली, एक मेडिकल रिपोर्ट निकाली। उस पर एक कोड था, -17। ये सिर्फ एक बच्चा नहीं था। वह बोली, ये एक जेनेटिक की था। कबीर ने पूछा, किस चीज़ की? माँ ने कहा, राजवीर ग्रुप के असली ओनरशिप वॉल्ट की। आर्यन ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति का एक सीक्रेट ट्रस्ट बनाया था जिसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता? हाँ, और उसकी की? माँ ने अर्जुन की तरफ इशारा किया। अर्जुन? आर्यन ने धीरे से कहा, इसलिए वो कंपनी चाहता है? नहीं, माँ ने सिर हिलाया, वो कंपनी नहीं चाहता। तो? उसकी माँ ने कहा, वो उस वॉल्ट को खोलना चाहता है। उसमें क्या है? माँ चुप रही। आर्यन ने पूछा, क्या है? उसने धीरे से कहा, इतना पैसा। वह रुकी, कि उससे भारत की सबसे बड़ी कंपनियां खरीदी जा सकती हैं। कबीर ने कहा, और अगर ये सच है? माँ ने उसकी तरफ देखा, तो ब्लैकस्टोन उसे पाने के लिए कुछ भी करेगा। आर्यन ने फाइल बंद की। तो अब अगला कदम? माँ ने कहा, अर्जुन से मिलो। आर्यन ने चौंक कर पूछा, क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तो वो भी किसी के हाथों का मोहरा है। आर्यन कुछ पल चुप रहा। फिर उसका फ़ोन बजा, अननोन नंबर। उसने कॉल उठाए। दूसरी तरफ अर्जुन की आवाज़ थी, छोटे भाई। आर्यन चुप रहा। अर्जुन ने कहा, तुम्हें पता चल गया क्या कि हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं? आर्यन की नज़र अपनी माँ पर गई। अर्जुन हंसा, हाँ आर्यन, लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? मैंने नहीं की। तो कौन? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर अर्जुन ने कहा, राघव। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। चाचा? वो तुम्हारा चाचा नहीं है, ये मैं जान चुका हूँ। अर्जुन की आवाज़ गंभीर हो गई। नहीं, तो तुमने अभी कुछ नहीं जाना। आर्यन चुप रहा। अर्जुन ने कहा, राघव का असली नाम? वह रुक गया। राघव राजवीर नहीं है। आर्यन ने पूछा, फिर? अर्जुन ने धीरे से कहा, उसका नाम है। कॉल अचानक कट गई। आर्यन ने फ़ोन देखा, नो सिग्नल। कबीर ने कहा, क्या हुआ? आर्यन ने जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र सामने रखी फाइल पर थी, क्योंकि फाइल के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, राघव मल्होत्रा, और उसके नीचे ब्लैकस्टोन फाउंडर। आर्यन की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से कहा, राघव। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। वो सिर्फ ब्लैकस्टोन का आदमी नहीं है। माँ ने नाम पढ़ा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आर्यन ने कहा, वो ब्लैकस्टोन का फाउंडर है। और उसी पल शहर के दूसरे हिस्से में राघव एक आलीशान कमरे में बैठा था। उसके सामने अर्जुन खड़ा था। राघव ने उसे देखा। तुमने आर्यन को फ़ोन क्यों किया? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब वो सच जानने वाला है। राघव ने कहा, उसे जितना सच पता चलेगा, वह धीरे धीरे उठा, उतना ही जल्दी वो मरेगा। अर्जुन ने पूछा, और अगर वो तुम्हें रोक दे? राघव हंसा, वो मुझे नहीं रोक सकता। फिर उसने एक तस्वीर टेबल पर रखी। तस्वीर में दो नवजात बच्चे थे। एक के नीचे लिखा था, एरियन, दूसरे के नीचे, अर्जुन। राघव ने तस्वीर उठाई, क्योंकि असली राजवीर। उसने तस्वीर के पीछे देखा, इन दोनों में से कोई नहीं है। अर्जुन का चेहरा बदल गया। क्या? राघव ने मुस्कुराकर कहा, उनका तीसरा भाई भी था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तीसरा? राघव ने सिर हिलाया। और वो? उसने कहा, आज भी जिंदा है, जारी रहेगा।